हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं? द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और सौर मंडल। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें कई सारी थ्योरियाँ प्रपोज की गई हैं, प्रस्तावित की गई हैं। उसमें से एक थ्योरी है रेडशिफ्ट थ्योरी। रेडशिफ्ट थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रेडशिफ्ट होता क्या है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से, पृथ्वी से दूर जाती है तो लाइट स्पेक्ट्रम उसमें से निकलता है और वो रेड कलर का होता है। जो पृथ्वी से जब दूर जाती है कोई ऑब्जेक्ट तो रेड कलर का उसमें से लाइट स्पेक्ट्रम निकलता है और उसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। इस फिनोमिना को हम रेडशिफ्ट बोलते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के तरफ आता है, कम्स टुवर्ड्स द अर्थ, तो जो लाइट उसमें से निकलती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है हमें, और उसको हम तब बोलते हैं ब्लू शिफ्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी फिजिकल फिनोमिना, फिजिक्स के फिनोमिना को देखते हुए एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवरर थे, जिन्होंने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, फैलता ही जा रहा है, और गैलेक्सी है वो हमेशा दूर ही होती चली जा रही हैं एक दूसरे से। अच्छा, तो इसमें और क्या इन्होंने बातें बताई? इन्होंने बताया कि जो गैलेक्सी है वो अर्थ से दूर जाती है। अच्छा, तो इसमें अर्थ के ओरिजिन का, यूनिवर्स के ओरिजिन का जो है क्या पॉइंट मिला? तो इन्होंने ये बताया कि जब रेड शिफ्ट होता है या ब्लू शिफ्ट का प्रोसेस होता है, तो जो रेड शिफ्ट होता है, रेड कलर होता है, उसमें से रेड कलर की एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकलती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। जब एमिशन होता है, एमिशन के समय क्या होता है? एटम्स निकलते हैं और वही पार्टिकल्स, वही कण, पहले एटम नहीं जाना जाता था, पहले हम लोग उसको कण बोलते थे, पार्टिकल्स, एटम्स को। एटम तो बाद में नाम आया था। तो वही कण जो है वो क्या था? वो धीरे धीरे यूनिवर्स के बनाता गया, एक्सपैंड होता गया। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को, जैसे मान लीजिए कोई हमने पाव लिया। पाव तो सभी लोग जानते होंगे, अनबेक्ड है। अनबेक्ड का मतलब वो पका हुआ नहीं है, अभी वैसे आटा है समझ लीजिए, उसमें जो है और रेजिन लगा हुआ है, यानी हमने किशमिश उसमें लगा दिया। अब रेजिन को अभी तक, जब तक वो रेस्ट में रखा हुआ है, तब तक तो उसमें सभी एक दूसरे के प्लेस पर मतलब नहीं जा सकेंगे, सब अपने रेस्ट में ही रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? उसको मान लीजिए ओवन में डाल दिया, भट्टी यानी फर्नेस में डाल दिया। तो जैसे जैसे ब्रेड, रोटी देखा ना घर में क्या होता है, पकने के बाद फूलने लगता है। तो जैसे जैसे ब्रेड फूलने लगेगा तो क्या करेगा? जो हमारा रेजिन है, उसमें रेजिन यानी कि जो हमारा किशमिश पड़ा हुआ वो भी फैलने लगेगा। तो इसी का जो है उन्होंने दिया तर्क, इसी से कहा कि ऐसे स्पेस है हमारा, और स्पेस जो है हमारा, यूनिवर्स है हमारा, वो भी इस तरीके से फैलता जा रहा है। सेम यही उन्होंने बताया। जो मोस्ट सपोर्टेड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा माना जाना थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा प्रपोज किया गया? बेल्जियन साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेट्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेट्रे। कब आया ये? 1927 में आया। ठीक है, 1927 में आया। उनका भी हम लोगों ने हाल ही में जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है 17 जुलाई को। इन्होंने क्या कहा लेमेट्रे ने कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बहुत साल पहले, यूनिवर्स क्या था? एक पॉइंट में, एक बिंदु में जो है कन्फाइंड था, एक बिंदु में जो है पूरा भरा हुआ था। हुआ क्या? ये इतना गर्म था, ये बिंदु इतना गर्म था कि इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद जो इसका हर एक पार्टिकल था वो कहीं ना कहीं बिखर गया और यूनिवर्स का निर्माण हो गया। लेमेट्रे ने तो अपना काम कर दिया है बिग बैंग थ्योरी देकर, लेकिन भाई साइंस है, तो साइंस में कोई भी चीज़ जब तक आप प्रूफ नहीं कर दोगे तब तक मानी नहीं जाती है। फिर एडविन हबल जी आए, उन्होंने इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या कहा कि एक्चुअली बिग बैंग का मतलब होता क्या है? इन्होंने कहा कि जो बिग बैंग होता है उसका मतलब होता है बिग एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा। इन्होंने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब यूनिवर्स नहीं बना था तो जो सारी एनर्जी थी,
कोई भी एनर्जी हो गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सारी एनर्जी, और जो फिजिकल एलिमेंट्स कहने का सेंस क्या है, जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें एक पॉइंट में कन्फाइंड थी, एक बिंदु में कन्फाइंड थी। तो हुआ क्या, एक बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, एक सारे पार्टिकल्स जो थे, सारे पार्टिकल्स वो एक दूसरे से दूर चले गए, बिखर गए, क्योंकि विस्फोट होगा तो बिखरेंगे ही। तो ये प्रोसेस जो है चलता चला गया और इसके कारण यूनिवर्स जो है बढ़ता चला गया। और कहते हैं कि अभी भी इसीलिए जो है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इस थ्योरी से बहुत दो चीजें जो है समझ में आई कि जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स की, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, हमसे दूर चली जा रही हैं। द फार्दर अवे द गैलेक्सी द फास्टर एंड फार्दर अवे, मतलब जितना तेज जो गैलेक्सी मूव कर रहा है वो उतना ही दूर चला जाएगा। कुछ इसमें से हम पॉइंट्स को डिस्कवर कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं, उनको जरूरी है जानना। तो सबसे पहले उसमें एक टर्म आता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नक्षत्र मंडल, या हम उसको बोलते हैं तारों का समूह, स्टार्स का ग्रुप या नक्षत्र मंडल कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं। उसमें कहा गया बहुत सारे पैटर्न देखते हैं हम लोग स्टार्स के ग्रुप का। जो तारों का समूह होता है, आप लोगों ने देखा होगा आकाश में कई सारे तारों का समूह, कई पैटर्न, कोई इलेक्ट्रिकल शेप बनाएगा, कोई किसी शेप का बनाएगा, तो उन सारे पैटर्न्स को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो उर्सा मेजर और बिग बियर, उनमें से एक सच कॉन्स्टिलेशन है, यानी उनमें से एक तारों का ग्रुप है, उसको हम लोग उर्सा मेजर और ग्रुप के बिग बियर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा जो इजी है, रिकॉग्नाइजेबल, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि का मतलब क्या है पूछा जाता है। तो सप्तऋषि क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है, मतलब तारों का समूह, ये भी पूछा जाता है। सप्तऋषि क्या है, स्मॉल बियर और सप्तऋषि, ये क्या है, तो स्मॉल बियर और सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब सेजेस, सेजेस का मतलब जैसे साधु संत, ये सारी चीज हो गए। ऋषि से तो आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनके पास अपना खुद का आकाशीय, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब खगोलीय जो होती हैं, आकाशीय बॉडीज होती हैं, उनके पास खुद की जो है रोशनी नहीं होती। वो क्या करते हैं, स्टार्स की जो रोशनी होती है, तारों की जो रोशनी होती है, उसके द्वारा वो लोग जो है अपना प्रकाश दिखाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स वर्ड आया कहाँ से, तो प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया, प्लेनेशिया, ग्रीक वर्ड से लिया गया प्लेनेशिया। इसका मतलब होता है वांडर, वंडर का मतलब आश्चर्य। गैलेक्सी क्या होता है, ये हम लोग, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कई सारे बिलियंस लगभग ऑफ स्टार्स होते हैं, और क्लाउड्स होता है, बादल होते हैं किसके, डस्ट पार्टिकल्स के, धूल के कणों के और गैसेस के। यहाँ बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी है वो है द मिल्की वे और आकाश गंगा। क्या है, द मिल्की वे और आकाश गंगा, ये हमारी होम गैलेक्सी भी है सोलर सिस्टम्स का। इसको आकाश गंगा क्यों बोला जाता है, इसका पूछा जाता है कि एंशियंट टाइम में, यानी प्राचीन समय में, आकाश गंगा को क्या बोला जाता था। तो आकाश गंगा को मतलब इसका नाम क्यों आकाश गंगा पड़ा, तो प्राचीन समय में क्या होता था, सब लोग बोलते थे कि जो प्रकाश की नदी है वो स्काई में, यानी आकाश में बह रही है। प्राचीन समय में इस प्रकाश की नदी आकाश में बह रही है, ये पहले जो है सोचा जाता था, इसलिए इसको हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं। इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। पूछा जाता है लोकल ग्रुप क्या होता है। ऐसे कई सारे जो गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। कई सारे, लगभग 54 क्लस्टर्स हैं, 54 समूह है, ग्रुप है स्टार्स का, गैलेक्सीज का, जिसको सबको मिला दे तो उसको हम लोग लोकल ग्रुप बोलते हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिल्की वे और एंड्रोमेडा। मिल्की वे, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इन सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा क्या है, दो लार्जेस्ट गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे का दूसरा नाम पूछ लेगा तो क्या लिखोगे आप लोग, आकाशगंगा। प्राचीन समय में, एंशियंट इंडिया में, प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में इसे क्या कहा जाता था, तो रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, सूर्य, 8 प्लैनेट्स एंड ईयर सैटेलाइट, यानी उनकी नेचुरल सैटेलाइट जो हो गई, एस्टेरॉइड्स, मेटोर्स, कॉमेट्स एंड ड्रिफ्टिंग पार्टिकल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सन के बारे में।
तो सन कहाँ है? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है। कहाँ है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और किस चीज़ से बना हुआ है अगर पूछ लिया जाए, सन किस चीज़ से बना हुआ है, तो हॉट गैसेस, पर्टिकुलरली अगर हम कहें हाइड्रोजन से ये बना हुआ है। अगर इसकी साइज पूछ लिया जाए कि ये पूछा जाता है कि अर्थ से सन जो है अर्थ से कितना बड़ा है, तो सन जो है अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है। अब आप लोग इमेजिन करिए कितना बड़ा हो सकता है। अर्थ का रेडियस मैं बता देता हूँ आपको, 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर होता है। तो फिर आप लोग निकाल सकते हैं इसका 109 टाइम्स बड़ा है सन। वेट कितना है इसका? 2 × 10⁻27 टन्स। और ये हमसे कितने दूरी पर है? अर्थ से कितने दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती हैं? लाइट फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ इन हाउ मच टाइम? तो आप लोग बताओगे 8 मिनट में। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती हैं? तो 8 मिनट्स में पहुंचती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फोटोस्फीयर क्या होता है? तो जो ग्लोइंग सरफेस होता है सन का उसको फोटोस्फीयर हम बोलते हैं। उसके बाद फोटोस्फीयर के ऊपर रेड कलर का जो दिख रहा है आपको उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और क्रोमोस्फीयर के जो एबव है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। और ये कब दिखता है? जब एक्लिप्स होता है, जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, तब हमें दिखाई देता है। अभी हम इसको जूम करके देख लेंगे। टेम्परेचर ऑफ फोटोस्फीयर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रोमोस्फीयर 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड। कोरोना का कितना होता है? 2,27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। कोर ऑफ द सन का 15 मिलियन डिग्री केल्विन। केल्विन में इसका टेम्परेचर सोच लिए कितना ज़्यादा है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पहले सबसे हम इसको देख लेते हैं एक बार इमेज में कौन सा क्या क्या चीज़ है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका फोटोस्फीयर। क्या है ये? ग्लोइंग पार्ट है। ग्लोइंग पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या होता है? बियॉन्ड द फोटोस्फीयर। जो रेड पार्ट होता है उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ये आपका क्या है? क्रोमोस्फीयर है। उसके बाद कोरोना क्या होता है? इसके एबव जो होता है क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर है आपका ना, इस क्रोमोस्फीयर के एबव जो है ये कोरोना होता है। और ये कब दिखता है आपको? तो ये आपको कब दिखता है? ये आपको दिखता है एक्लिप्स के समय, यानी जब आपका ग्रहण लगता है तब। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस, उनके सन से कितनी दूरी पर है उनको हम लोग ने अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक और प्लैनेट था, प्लूटो था, लेकिन उसको हटा दिया गया क्योंकि उसे डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। बहुत छोटा है, हो गया है वो साइज में, वो प्लूटो था। एक और प्लैनेट ढूंढा गया है 2003 UB313। ये जो पाया गया है प्लूटो से बड़ा है, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो इसलिए हमने ऐड नहीं किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले मरकरी के बारे में। मरकरी क्या है? सबसे पास, जो सन के सबसे पास है वो मरकरी है। मरकरी जो हमारा प्लेनेट है, ग्रह है, वो सन के सबसे पास है। 88 दिन लेता है टू कंप्लीट 1 राउंड अलाउंग इट। मतलब उसकी जो अपनी खुद की ऑर्बिट है उसको उसमें जो है कंप्लीट करने में वो 88 डेज लेता है। उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना उसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है, ना उसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है। उसका इट्स डेज और स्कॉर्चिंग, मतलब जो वहाँ पे दिन होता है वो एकदम तपती गर्मी होता है, और जो रात होता है वो एकदम बर्फीली रात, एकदम मतलब ठंडी रात होती है। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे वीनस के बारे में। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, यानी अर्थ का जुड़वा भाई समझ सकते हैं, या जुड़वा बहन, जो भी कह लें आप लोग। अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका शेप है और साइज है वो सब अर्थ के द्वारा सिमिलर है। उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। उसके एटमॉस्फेयर में 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो डे एंड नाइट टेम्परेचर होता है वो लगभग बराबर सेम होता है वहाँ पे वीनस पे। और यहाँ पे भी कोई इसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैंने देखा था क्वेश्चन अभी ऐड, लेकिन एक्सरसाइज में ऐड नहीं कर पाया, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए। उसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद का अपना नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, और उसके ऑप्शन में 2-2 करके दिया था। तो आपको क्या टिक करना होगा? मरकरी और वीनस, क्योंकि ना तो मरकरी के पास खुद का नेचुरल सैटेलाइट है, ना तो वीनस के पास खुद का नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्स के पास क्या है? थिन एटमॉस्फेयर है। उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन है और आर्गन है। बैरन लैंड है, मतलब वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है, बंजर है भूमि वहाँ की। और उसको हम लोग रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वहाँ की सॉयल है वो रेड
ऑक्साइड से मिक्स्ड है, और बोल्डर यानी स्टोन से और रेड ऑक्साइड से मिक्स्ड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उसको रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाई मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो बिकॉज जो वहाँ की सॉयल है रेड ऑक्साइड से मिक्स्ड है। ठीक है, उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कौन कौन से, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट, सारे प्लैनेट्स को मिलाकर सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सा है, तो आप आंसर में करके आओगे डेमोस। क्या करके आओगे, डेमोस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जुपिटर के बारे में। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जुपिटर हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। यहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। मास इसका कितना है, 2.5 इंटू मास ऑफ ऑल प्लैनेट। सोच सकते हैं आप लोग कितना ये, इसका वेट कितना ज़्यादा है, सारे प्लैनेट्स का जितना मास है उसे का 2.5 गुना भैया, सोचिए कितना ज़्यादा ये हैवी होगा। उसके बाद इसके पास खुद की 79 नेचुरल सैटेलाइट है। लार्जेस्ट कौन सी है, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और लो। पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट, पूरे अगर हम प्लैनेट्स को देखें, सारे प्लैनेट्स को मिलाकर जो नेचुरल सैटेलाइट्स है उसमें सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी है, तो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स गैनीमेड है। कौन है, गैनीमेड सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो डेमोस। कहाँ का है वो, मार्स का। कहाँ का है, मार्स का। और ये कहाँ का है, जुपिटर का। अब हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। इसके पास एक रिंग होता है, किसका रिंग होता है, आइसी रॉक और डस्ट का, यानी बर्फीली पत्थर होते हैं, बर्फ के जो सॉलिड उसको हम कह सकते हैं सॉलिड आइस, और डस्ट उस पे होता है। और 200 फीट मोटा होता है। ये आपको दिख रहा है इसलिए मैंने डायग्राम लगा दिया। ये 200 फीट मोटा होता है। 200 फीट मोटा होता है, किसका बना होता है, बर्फ का बना होता है। सोच लीजिए सॉलिड आइस होता है और डस्ट बस होता है इसमें। और कितना रेडियस इसका होता है, कितना रेडियस होता है इसका, 2,70,000 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। 2,70,000 किलोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। और ये रिंग जो होता है, यह मैंने आपको बता दिया कि आइसी रॉक और डस्ट से बना होता है। कितना थिक होता है, 200 फीट थिक होता है और 2,70,000 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके पास खुद का 82 नेचुरल सैटेलाइट है। और सबसे लार्जेस्ट इसका कौन सा है, टाइटन है। इसके पास कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, 82। सब पूछा जाता है कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट सैटर्न के पास है। कितने हैं, 82 हैं। उसके बाद जो अदर इसके इम्पॉर्टेंट है वो है फोब, तैथिस। ये फोब है भैया, मार्स वाला फोबोज मत समझ लीजिएगा, फोब लिखा हुआ है, तैथिस और मिमास। उसके बाद अब आपका आता है यूरेनस। यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसका यहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखिए -223 डिग्री सेंटीग्रेड, -223 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए कितना ठंडी वहाँ पड़ती होगी, एकदम बर्फ जमा रहता होगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हाइड्रोजन है और फ्रोजन क्लाउड रहता है। मतलब क्लाउड, फ्रोजन क्लाउड का मतलब तो समझ रहे होंगे, जमा हुआ बादल। इसके पास खुद का 27 नेचुरल सैटेलाइट है। जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया और मिरंडा। यह मिरंडा पेप्सी वाला नहीं है कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक उठाए पी लिए मिरंडा। ये मिरंडा यूरेनस का है, खुद का नेचुरल सैटेलाइट है। पूछा जाता है मिरंडा क्या है, मिरंडा कहाँ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो कहाँ का है, यूरेनस का, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे नेपच्यून के पास। नेपच्यून में 5 रिंग्स होती हैं। 5 रिंग्स अभी मैं इसको फोटो जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद इसके पास जो होती हैं नेचुरल सैटेलाइट कितनी हैं, 14 हैं, 14 हैं। कौन कौन सी हैं, टिट्रॉन, मैरिड, N1, N2, N3 और बहुत सारी ऐसे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पूछी जाती है मैरिड। मैरिड कहाँ, कौन सी ग्रह की, कौन से प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो नेपच्यून की है। इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है केवल। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जैसे CH4 हो गया, मीथेन वगैरह हो गया, इथेन हो गया। उसके बाद इसका एटमॉस्फेयर जो है ब्लू दिखाई देता है। ये मैं अब आपको जूम करके जो है इसके 5 रिंग्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट रिंग हो गई, इसकी फर्स्ट रिंग हो गई, दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड रिंग, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये लास्ट वन 5। फिर से पीछे इधर से अब हम लोग काउंट करते हैं। ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये वाली सेकंड रिंग हो गई, ये जो मोटा वाला दिख रहा है, जो ग्लोइंग पार्ट दिख रहा है इसका, ये 3,
हो गया, और जो उसके पीछे थोड़ा सा दिख रहा है ये 4 हो गया, और ये हमारा हो गया 5। यानी कितनी रिंग्स हो गई? 5 रिंग्स हो गई। कितनी रिंग्स हो गई? 5 रिंग्स हो गई। अब हम बात करेंगे मून के बारे में। मून क्या है भैया? मून अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है, यानी नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट है? केवल एक। क्या है? वो मून है। उसका डायमीटर कितना है? वो 1/4 है। कितना? अर्थ के डायमीटर का। तो अर्थ का डायमीटर कितना है भैया? आप लोग निकाल सकते हैं। रेडियस 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर है, तो डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर हो जाएगा 12.8 × 10⁻6, तो उसका 1/4 निकाल दीजिए, तो मून का डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे बहुत पास है ये कितना हमसे दूर है? तो 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर हमसे दूर है। ये अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? तो 27 डेज में। और अपना एक स्पिन कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो अपना एक स्पिन भी जो है 27 डेज में कंप्लीट करता है। और जो मून का, हमारे चंद्रमा का एक साइड होता है, वो ही केवल हमें दिखाई देता है, दूसरा साइड नहीं दिखाई देता। अब एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटेरॉइड्स के बारे में, ये सारी चीज़ें। एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? क्योंकि ये भी सब सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। एस्टेरॉइड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या स्मॉल स्टार, यानी छोटे तारा, छोटा तारा या क्षुद्र ग्रह इसे बोलते हैं। मतलब तारे, प्लैनेट्स, आपके ग्रह जो हो गए और सैटेलाइट्स, इन सभी को छोड़कर कुछ टिनी बॉडीज होती हैं, कुछ छोटी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि एस्टेरॉइड क्या होता है, क्या एस्टेरॉइड सोलर सिस्टम का पार्ट है? यस, एस्टेरॉइड इज सोलर सिस्टम का। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक देखा था, पूछा हुआ है। उसमें एस्टेरॉइड दिया था ऑप्शन में, मेटेरॉइड्स दिया था। मतलब उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। एक्सरसाइज में लेकर के आऊँगा कभी, तो उसमें आपसे अगर पूछ जाए कि एस्टेरॉइड सोलर सिस्टम, हाँ क्या, क्योंकि जो टिनी बॉडीज होती हैं कुछ, वो भी चक्कर लगाती हैं सूर्य के चारों तरफ, वो एस्टेरॉइड्स होती हैं। कहाँ ये पाया जाता है? ये मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है? यहाँ इज रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है सेरेस। कौन सा है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड? सेरेस। साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो एस्टेरॉइड है वो किसी न किसी प्लैनेट के पार्ट होते हैं जो क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गए, यानी टूट गए हैं उसमें कुछ ईयर्स पहले, कुछ साल पहले। साइंटिस्ट का कहना तो यही है। अब हम लोग मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होता है? मेटेरॉइड्स उल्का पिंड को कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। होता क्या है ना, आप लोगों से अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि जो आग का गोला धरती पर गिरता है बारिश के समय, वो आखिर है क्या? तो आप लोग कहेंगे वो आग का गोला थोड़े होता है, वो तो मेटेरॉइड्स होता है। अब पूछेंगे मेटेरॉइड्स क्या होता है? तो कुछ ऐसे पीसेस होते हैं रॉक के जो सन के किनारे घूमते रहते हैं, सन के किनारे घूमते रहते हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। तो होता क्या है कुछ टाइम कि वो अर्थ के पास आ जाते हैं, बस क्या होता है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेती है इनको। ये ज़्यादातर कब होता है? जब बारिश होते हैं। तो जब अर्थ के पास आता है तो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेती है इनको, तो ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो एयर में फ्रिक्शन होता है उसके कारण ये गर्म हो जाते हैं, और खूब गर्म हो जाते हैं और बर्न, यानी और ये जल जाते हैं। और इसके कारण जो है एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है, एक चकमकाती बिजली आती है। आप लोग ने देखा होगा भाई, बारिश के समय लोग कहते नहीं है बिजली गिरी, बिजली गिरी। तो ये वही चीज़ है। ये बिजली आखिर में आता कहाँ से, बनता कैसे है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स। कहाँ से आता है अगर कोई पूछ ले अब आज के बाद, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अरे यार वो बिजली जो गिरा, आग का गोला जो आया, वो आखिर में है क्या? तो आप लोग बताएंगे अरे वो मेटेरॉइड्स है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स है, छोटा टुकड़ा है पत्थर का जो सूर्य के किनारे चक्कर लगा रहा था। अचानक में हुआ क्या, बारिश होने लगा और वो जो है अर्थ के करीब आ गया, ग्रेविटी ने अट्रैक्ट कर दिया उस पर, और एयर में फ्रिक्शन था, एयर में फ्रिक्शन के कारण वो हीट हो गया और जल गया। जलने के बाद वो चमक करके धरती पर आ गया। अब हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उल्का तारा। क्या बोलते हैं? उल्का तारा। तो कॉमेट्स होता क्या है? कॉमेट्स आर ह्यूज क्लाउड्स ऑफ फ्रोजन गैसेज एंड डस्ट। मतलब ह्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा बादल होता है। किसका? फ्रोजन गैसेज का, मतलब जो जमी हुई गैसेज होती हैं, और डस्ट यानी धूल का, धूल के कण का, और जो गैसेज होती हैं, जमी हुई गैसेज होती हैं, उनका बादल होता है। उनका जो ऑर्बिट होता है वो इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक कहने का मतलब भैया कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी जहाँ
ह्यूमन कहा वहाँ चले गए, कभी दिल्ली गए, कभी मुंबई गए, मतलब उनका जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन क्या होता है, एक डेफिनिट पीरियोडिसिटी होती है, मतलब कि वो उनका जो टाइम पीरियड होता है, पीरियोडिसिटी कहने का सेंस क्या है, जो उनका टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें हैलेस कॉमेट की, हैले उल्का तारा एक है जो हमेशा 76 साल बाद देखा जाता है। हैले उल्का तारा, ये मैंने उसका फिगर लगा के रखा हुआ है, जो उसका 76 साल बाद देखा जाता है। और जो उसका टेल होता है कॉमेट का, वो सन की तरफ रहता है, हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। ये मैंने उसका डायग्राम लगाया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। तो गाइस बस, थैंक यू।